अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इक्वल मैट्रिसेस है, तो उसको देखने से पहले हमें ये करना पड़ेगा इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। वो कहता है ए और बी कोई से भी दो मैट्रिसेस हों, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो ए को बी के बराबर कहा जाता है। एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, तो उनको ए बराबर बी के तौर पर माना जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ उस सूरत में ए को बी के बराबर माना जाएगा अगर पॉइंट नंबर 1 है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, अगर जो ए का ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट जो है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, मतलब उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, जो उनके मुतनाज़रा रुकन होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एग्जांपल से मज़ीद हम देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 - 4 3 2 है, एंड बी इज़ इक्वल टू 1 - 4 2 + 3 2 + 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये 2 है। ये कितना हो जाए, 4 - 2 कितने होते हैं, 2। तो अब देखते हैं सबसे पहले ए का ऑर्डर कितना है, 2/2, मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम। दर्जा क्या हुआ इसका, 2/2, तो ऑर्डर क्या बन गया इसका, 2/2। देन बी का ऑर्डर देखते हैं 2/2, इसका भी 2/2 है क्योंकि 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 हो गया। इसका भी दोनों का ऑर्डर 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। तो उसके बाद सेकंड वाली जो कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी इक्वल, उनकी मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मतलब इसका पहला सेम होनी चाहिए। सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेम। इधर 3 है, इधर 2 जमा 1 3 होते हैं, इधर 2 है, इसमें 4 - 2 2 होते हैं, इधर -4 है 4, मतलब जो इनके मुतनाज़रा अरकान होंगे, आमने सामने के अरकान होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेकंड एग्जांपल है L इज इक्वल टू 2 3 - 1 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 - 1 - 2 आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। क्योंकि इसमें जो ऑर्डर जो है वो तो सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, क्योंकि इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। लेकिन इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है 2 है, ये भी ठीक है, इसमें 3 है 3 है, ठीक है, इसमें -1 है, इसमें -1, ये भी ठीक है। लेकिन जो एंड वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसकी और इसकी, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो अगर तो आता है लॉन्ग में, तो ए बी सी और डी उसकी तीनों वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी। अगर आता है शॉर्ट में तो कोई से भी 2 वैल्यू वो देगा, क्या क्या मालूम करनी है, तो देखते हैं हम। तो जी क्वेश्चन हमने लिख लिया है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग में आता है तो हमें चारों वैल्यू मालूम करनी पड़ेंगी। Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। वो कहता है A, B, C और D की वैल्यू मालूम करो जो कि नीचे दी गई मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दिए गए हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो हम पढ़ चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस में जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। इस तरह जो ये वाला एलिमेंट होगा थर्ड, इसके थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। ये जो फोर्थ एलिमेंट होगा ये फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ए होगा वो इसके बराबर होगा, ए जमा सी बराबर होगा 0 के बराबर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं, मतलब जो इनके मुतनाज़रा अरकान होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम इक्वेशंस बनाते हैं इसकी। सबसे पहले ए जमा सी बराबर होगा 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा
ए जमा 2b इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। उसके बाद ये वाला रुकन होगा इस रुकन के बराबर होगा, मतलब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के बराबर होगा और ये जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट। अब इनकी इक्वेशन बनानी है, मतलब c-1 इज इक्वल टू 3 के है, तो इसको हम लिख लेते हैं c-1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद है 4d-6 इज इक्वल टू 2d, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद 4d-6 इज इक्वल टू 2d, 4d-6 इज इक्वल टू 2d, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस इक्वेशन में से हम आसानी से कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन देखते हैं a जमा c इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो दूसरी देखेंगे a जमा 2b इज इक्वल टू -7, इसमें भी मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। ये देखते हैं थर्ड इक्वेशन c-1 इज इक्वल टू 3, ये थर्ड इक्वेशन है, तो इसमें से मालूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3, तो क्या है c-1 इज इक्वल टू 3 क्या है, तो इसको देखते हैं c इज इक्वल टू ये जो माइनस का 1 है उधर जाके जमा का 1 हो जाएगा, 3 जमा 1 c इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब इसमें से भी हम d की वैल्यू मालूम आसानी से कर सकते हैं, तो इक्वेशन 4 में से भी हम d की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 को लिखते हैं। सॉल्व इक्वेशन 4, तो क्या है 4d-6 इज इक्वल टू 2d, तो ये 2d उधर चला जाएगा, 4d उधर चला जाएगा, ये -6 बच जाएगा इधर, 4d उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4d, -6 इज इक्वल टू ये कितना बच जाएगा, माइनस का 4d है जमा का 2d, कितना बच जाएगा माइनस का 2d, क्योंकि जो अलामत बड़ी रकम के साथ होती है वो ही आती है। अब ये जमा के 2d हैं और माइनस के 4d, तो इनको माइनस करेंगे जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वही आएगी, तो माइनस का 2d। अब माइनस की अलामत माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा, या इधर भी बटा 2 कर दो, इधर भी बटा 2 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये d इज इक्वल टू 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। अब ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई, c की वैल्यू भी आ गई है और उसके बाद d की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन अगर a को देखें तो इसमें a जमा c इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम c की वैल्यू अगर इधर पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करने से a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो a जमा 4 इज इक्वल टू 0, a जमा 4 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ गई a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, उसके बाद c की भी आ गई है, d की भी आ गई, सिर्फ एक वैल्यू रहती है b की। तो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है b 2b, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गया। अब हम इधर a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई थी, सिर्फ b की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसमें हमारे पास ना तो a की वैल्यू है ना तो b की वैल्यू है, और a की वैल्यू तो वैसे है। अब इसमें b की वैल्यू मालूम करने के लिए a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो है पड़ी। तो वैल्यूज ऑफ a क्या है, -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7
तो ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, इधर बच जाएगा 2b। अब ये माइनस का 7 जमा का 4, इधर 2b बराबर ये कितने बच जाएंगे -3। अब ये 2 उधर चला जाएगा, b इधर बच जाएगा 3/2। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। तो जी हमारे पास वैल्यूज ऑफ c आ गई है, उसके बाद वैल्यू ऑफ d भी आ गई है, उसके बाद वैल्यू ऑफ a भी आ गया है, वैल्यू ऑफ b भी आ गया। हमारे पास a b c और d चारों वैल्यूज़ आ गई। तो अगर तो लॉन्ग में आता है तो चारों वैल्यूज़ मालूम करनी पड़ेगी, अगर शॉर्ट में देता है तो फिर कोई से भी 2 वैल्यूज़ हमें मालूम करनी होगी। वो खुद मेंशन कर देगा, a की करनी है, b की, c की या d की, खुद ही बता दे।